तो हम लोग अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि शैशवावस्था में शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए। सर किशोरावस्था में ना सर? सॉरी, किस अवस्था में? यस, एक साथ 3-4 जगह अगर आप अपना दिमाग लगा रहे हैं तो ये समस्या आएगी आपके साथ। तो सबसे पहली व्यवस्था जो हमें करनी है वो है एजुकेशन फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास के लिए शिक्षा। शारीरिक विकास इस समय मैच्योर हो रहा है, मतलब जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो मैच्योरिटी की ओर मूव कर रहा है। तो हमें यहाँ पर उनके लिए फिजिकल एजुकेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जैसे जो पीटी वगैरह है या एक्सरसाइज है, इन सभी चीजों को अनिवार्य रूप से वहां पर शामिल करना होगा ताकि उनका शारीरिक विकास बिल्कुल अच्छे तरीके से हो सके। दूसरी व्यवस्था जो हमें करनी है वो है एजुकेशन फॉर मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास के लिए शिक्षा। तो मानसिक विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था आयोजित करने का मतलब है, जैसे तमाम तरह के प्रश्न उठ रहे हैं, भाषाई विकास हो रहा है, मानसिक विकास भी अब मैच्योरिटी की ओर जा रहा है, तो क्यों नहीं यहाँ पर कोई ऐसा प्रोग्राम कराया जाए, जैसे सेमिनार हो गया, डिबेट हो गया, क्विज कंपटीशन हो गया, ठीक है, ओरेटरी कंपटीशन हो गया। इन सभी चीजों में उनकी मानसिक क्षमताएं बिल्कुल अच्छे तरीके से विकसित हो पाएंगी। तो मेंटल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके बाद एजुकेशन फॉर इमोशनल डेवलपमेंट, सांवेगिक विकास के लिए शिक्षा। तो आप जानते हैं कि ये सांवेगिक अस्थिरता का समय होता है, तो इस समय जो हम शिक्षा की व्यवस्था करेंगे उस समय हमारा प्रयास होगा कि इनमें सांवेगिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कौन कौन से इनको काम करना चाहिए, इस बात की जानकारी अनिवार्य रूप से दी जाए, ताकि अपने संवेगों के साथ वो बुरी तरह से अटैच ना हो जाए, क्योंकि इससे एक फर्क ये पड़ेगा कि अपने संवेगों का प्रदर्शन वो बगैर मौका और परिस्थिति को देखे हुए करने लगेंगे, जिससे तमाम तरह की समस्याएं सामने आ सकती हैं, सोशल नॉर्म्स आगे आ सकता है, ठीक है, इनके रिश्ते बिगड़ सकते हैं दूसरे लोगों के साथ। अब जैसे क्रोध एक संवेग है और अनावश्यक रूप से आप क्लास के बीच में अपना क्रोध दिखा रहे हैं, तो एक अलग तरह का इंप्रेशन आपके स्टूडेंट्स के ऊपर में पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि किसी भी सूरत में वो अपने इमोशन में, अपने संवेगों में संतुलन बनाए रखे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको दबा देना है, दबाने से फिर डिप्रेशन जैसी समस्या की ओर उसका झुकाव हो जाता है। तो यहाँ पर संतुलित बनाए रखना है, बैलेंस्ड बनाए रखना है। इसके बाद है एजुकेशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास के लिए शिक्षा। तो अगर इनमें समाज सेवा की भावना है, जो हमने विकासात्मक विशेषताओं के दौरान देखा, तो क्यों नहीं सोशल डेवलपमेंट के लिए इसको यूज कर लिया जाए। हम सोशल इश्यूज के प्रति इनको अवेयर बनाए रखें कि देखो समाज में अभी ये सारी चीजें चल रही हैं और आप जैसे नवयुवकों का ही ये दायित्व तो बनता है कि इसमें कंट्रीब्यूशन अपना करें। इस तरीके से अगर उनको इन्वॉल्व किया जाए तो एक तो बढ़ चढ़ करके वो हिस्सा भी लेंगे और अपना बेस्ट दे पाएंगे। यहाँ पर जैसे तमाम छोटे छोटे जो आयोजन वगैरह होते हैं, उन आयोजनों की जिम्मेदारी इनके ऊपर दे दी जाए। जो बड़े लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, वो जरूर इसकी मॉनिटरिंग करें, गाइडेंस भी अपना प्रदान करें, लेकिन पूरी व्यवस्था इनके हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि समाज की अगली पीढ़ी यही है, समाज को ये लीड करेंगे। तो आपके ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत इनका डेवलपमेंट हो सोशल फील्ड में तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद है एजुकेशन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर व्यक्ति में अलग अलग योग्यता होती है, ये आप भी जानते हैं। कोई अच्छा दौड़ सकता है, कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा ड्राइंग बना सकता है, कोई अच्छा पेंटिंग बना सकता है, कोई ए आर रहमान बन सकता है, कोई सचिन तेंदुलकर बन सकता है, किसी में विराट कोहली वाले गुण हैं, ठीक है, कोई बाईचुंग भूटिया जैसा फुटबॉल प्लेयर भी हो सकता है, कोई वो संजीव कपूर के जैसा मास्टर शेफ हो सकता है, कोई अंबानियों जैसा बिजनेसमैन अच्छा हो सकता है, कोई अच्छा मैनेजर हो सकता है, टीचर हो सकता है, कुछ भी। तो सबके अंदर अलग अलग विशेषताएं मौजूद है। आपको ध्यान रखना है कि उनके व्यक्तिगत विभिन्नताओं को बगैर छेड़छाड़ किए हुए, बल्कि उसको पोषित करना है,
उसको आगे की ओर ले जाना है, उसको बढ़ाना है, फिक्स कर देना है। ठीक है, तो आपके एजुकेशन की व्यवस्था बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, उसका झुकाव जिस ओर है या जिस फील्ड में उसे इंटरेस्ट है उस फील्ड में वो जाए और बहुत अच्छा कर सके। इसके बाद एजुकेशन इन एडोलेसेंस में मेन पॉइंट हमारा आता है सेक्स एजुकेशन। तो सेक्स एजुकेशन यानी यौन शिक्षा, भारत में इसके कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि भारत का समाज जो है वो मोस्टली परंपरावादी है, ट्रेडिशनल है, वो इन चीजों के ऊपर डिस्कस करने में, बात करने में बचता है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस दौरान मन में तमाम तरह के सवाल उठते हैं, जिसका जवाब हम लोग डॉक्टर के पास जाकर के प्राप्त करते हैं या फिर ट्रेडिशनल वे में अपने किसी फैमिली मेंबर से प्राप्त करते हैं। वहां उनका जैसा अनुभव होता है वैसा ही वो हमें बता पाते हैं, जिसके वजह से कई बार समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। इसलिए बेहतर है कि इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में बेहतर तरीके से कंपाइल करके और जो भी सुटेबल तरीका हो, मेथड हो, उसके अनुसार इस चीज को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। लड़कों के लिए आप अलग सेक्स एजुकेशन का करिकुलम बनाइए, लड़कियों के लिए अलग बनाइए, अलग क्लास की व्यवस्था कीजिए, मेल के लिए मेल टीचर, फीमेल्स के लिए फीमेल टीचर, इस तरह से इसका आयोजन किया जाना चाहिए। इसके बाद है यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग। आप अगर एक ही तरीके से, एक ही मेथड से बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो थोड़ा उसमें उनको बोरिंग लगेगा। दूसरा है कि वो उनके लेवल के हिसाब से भी होना चाहिए, टीचिंग मेथड उनके लेवल के हिसाब से भी होना चाहिए। अब स्टोरी के माध्यम से आप शैशवावस्था के बच्चों को समझा रहे हैं तो समझ में आ रहा है, प्लेइंग मेथड वहां पर यूज कर रहे हैं तो वो समझ में आ रहा है। लेकिन किशोरावस्था में जब आप करेंगे तो उनको लगेगा क्या ये बोरिंग चीज करा रहे हैं, बच्चों जैसा करवा रहे हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि इनकी अवस्था कैसी है, इस अवस्था की विशेषताएं कैसी हैं, इन चीज को ध्यान में रख करके इनको शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके बाद है अगला पॉइंट हमारा एडल्ट टाइप बिहेवियर विद एडोलेसेंस, यानी किशोरों के साथ वयस्कों के जैसा व्यवहार करना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, जैसे कल के क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा हिंट किया था कि घर की किसी भी समस्या के ऊपर अगर आप डिस्कस कर रहे हैं तो वहां पर उन बच्चों को भी बैठाएं जो किशोरावस्था वाले हैं और उनको भी इन्वॉल्व करें, उनकी भी राय लें, उनके उनका भी सम्मान किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको बच्चे के रूप में, नालायक और निकम्मे के रूप में गिनती करके आप डांट दें और वहां से हटा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनको अपने इस पूरे घर के प्रोसेस में शामिल कीजिए, तभी वो कम्युनिकेशन सही बना रहेगा और वो आपके साथ जुड़ पाएंगे, आपके लिए यूजफुल हो पाएंगे। और चूंकि वो बड़े हो रहे हैं, आगे चल करके उनको बहुत सारी जिम्मेदारियों को उठाना है, तो इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग इसी समय से आपको दी जानी चाहिए। और ये ट्रेनिंग देने की पहली शर्त है कि आप उनको वयस्क मानना शुरू कर दीजिए, वैसा ही व्यवहार उनके साथ कीजिए। फिर है प्री ऑक्यूपेशनल एजुकेशन, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा का मतलब होता है कि व्यवसाय से पहले, यानी किसी भी व्यवसाय में एंटर करने से पहले उसके बेसिक्स की जानकारी देना या उससे रिलेटेड जो फंडामेंटल थिंग्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। इससे एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब उस प्रोफेशन को वो चुनते हैं तो बिल्कुल क्लियर कट रहते हैं कि हाँ, हमें इसी एरिया की ओर जाना है, इसी में अपना करियर बनाना है, इसी में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आपको उनके इंटरेस्ट के बारे में पता लगाना होगा। बीएड चूंकि करके आप लोग जा रहे हैं तो इस उम्र के बच्चों से आपका सामना होगा ही, तो आप जरूर उस VIR टेस्ट को यूज कीजिएगा और वहां पर पता कीजिएगा कि इसका इंटरेस्ट किस ओर है। उसका इंटरेस्ट जिस व्यवसाय की ओर है उसकी तैयारी करने के लिए आप उसको महत्वपूर्ण सुझाव दे सकते हैं। इसके बाद है एजुकेशन फॉर फिलोसफी ऑफ लाइफ, जीवन दर्शन के लिए शिक्षा। देखिए, दर्शन हर व्यक्ति का अपना अपना होता है, यानी किसी भी समस्या को, किसी भी चीज को देखने का, समझने का अपना एक नजरिया ही दर्शन कहलाता है। तो जीवन दर्शन के लिए आपको शिक्षा देनी है ताकि उनका अपना एक अप्रोच बन सके, अपना एक दृष्टिकोण निर्मित हो और उसी दृष्टिकोण के आधार पर वो पूरी दुनिया को देखने का प्रयास करे।
बेहतर होगा कि एक संतुलित दृष्टिकोण का विकास किया जाना चाहिए। तो शिक्षा में दार्शनिक चीजों से संबंधित कुछ-कुछ चीजों को शामिल किया जाना चाहिए, स्पेशली सोशल साइंस में और लैंग्वेज में इसके बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो वहां पर फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ भी इम्पोर्टेंट बन पड़ता हो, उनके लिए आवश्यक हो, उसको आप यहाँ शामिल करेंगे। इसके बाद है रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन, धार्मिक और नैतिक शिक्षा। तो धार्मिक और नैतिक शिक्षा में आपको ध्यान रखना है कि धर्म के जो बेसिक्स हैं, किसी भी धर्म के सार को अगर आप देखें तो लगभग समान चीजें, कॉमन चीजें हैं। हालांकि उसके पीछे उसके पीछे जिस एरिया में वो रिलीजन डेवलप हुआ उसका प्रभाव पड़ता है उस ट्रेडिशंस के ऊपर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि परंपराओं को अलग करना है और धर्म के मूल तत्व को अलग करना है। धर्म का जो मूल तत्व है वो हर बच्चे के दिमाग में डाला जाना चाहिए। आवाज आ रही है, काइंडली म्यूट योर माइक प्लीज, इट्स रियली वेरी वेरी एम्बैरेसिंग। म्यूट योर माइक। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो धर्म के मूल तत्व हैं वो सभी जगह समान रूप से पाए जाते हैं। जैसे अपने समाज के लोगों के साथ मिलजुल करके रहना, सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहना, सबों का सम्मान करना, जो असहाय हैं, निःशक्त हैं, उनकी सेवा करना, दूसरों की मदद करना, ये तमाम चीजें वहां पर देखने को मिलती हैं। दया है, परोपकार है, सहिष्णुता है, अहिंसा है, मैक्सिमम इस तरह की चीजें मिलेंगी। यही मोटा मोटी मोरल एजुकेशन के साथ भी जुड़ी हुई होती हैं। तो इस चीज के बारे में उनको आपको इंफॉर्मेशन देना चाहिए, लगातार उनको अवेयर बनाए रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है डिफरेंशिएशन इन करिकुलम ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों के करिकुलम में, पाठ्यक्रम में अंतर। कुछ चीजें और कुछ व्यवसाय इस तरह की होती हैं जो लड़कियों के लिए फेवरेबल है, कुछ ऐसे हैं जो लड़कों के लिए फेवरेबल है। हालांकि ये धारणा बहुत हद तक अब टूटी है। अब हर फील्ड में आप देखेंगे कि लड़कियां लड़कों के बराबर नजर आ रही हैं या दखल रखती हैं। फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो पारंपरिक रूप से माना जाता है कि लड़कियों का काम है, महिलाओं का काम है। तो जो भी ऐसा कोई स्कोप बन पड़ता हो तो उसको करिकुलम डिजाइन करते समय आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद है रिकॉग्निशन ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ एडोलेसेंस, यानी किशोरों के महत्व को पहचानना। इनका महत्व सोशल लेवल पर होता है, रिलीजियस लेवल पर होता है और सबसे बड़ी बात ह्यूमन रिसोर्स के लेवल पर होता है। इसको रिसोर्स के रूप में आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है एजुकेशन। एजुकेशन के द्वारा ही आप किसी भी किशोर को वो महत्व प्रदान कर सकते हैं जिससे वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लायक बन सके और उनकी अपनी एक पहचान भी निर्मित हो सके। ठीक है, क्योंकि यही वो उम्र है ना जब जिस समय लोग एनडीए ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे फोर्सेस में ज्वाइन करते हैं, मेडिकल में इनका एडमिशन ऑलमोस्ट इसी टाइम में होता है, इंजीनियरिंग में आईआईटी वगैरह क्रैक करते हैं, अब तो क्लैट भी आ गया है। तो ये वही उम्र है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि किशोरों के महत्व को एक पहचान देना है और उसके लिए माध्यम बनाया जाना चाहिए शिक्षा को। इसके बाद है कंट्रोल ओवर क्रिमिनल टेंडेंसीज, यानी आपराधिक वृत्ति पर नियंत्रण। इस पर नियंत्रण रखने का एक आसान तरीका यह है कि जब इन्हें परिणाम का ज्ञान होता है तो इस प्रवृत्ति पर रोक लगता है, अंकुश लगता है। अगर आपको लग रहा है किसी बच्चे के बारे में कि ये किसी कुख्यात अपराधी को अपना हीरो मानता है, उसी का नकल करना चाहता है, उसी के जैसा ये अपने आप को आगे बढ़कर के विकसित करना चाहता है, तो आप उसे ये जरूर बताएं कि वो किन परेशानियों से आज गुजर रहा है या इस तरह के लोग जो थे उनके साथ क्या हुआ, कोर्ट ने उनको क्या पनिशमेंट दिया। किसी को फांसी की सजा मिली होगी, किसी को उम्र कैद की सजा मिली होगी,
किसी की पुलिस ने जबरदस्त पिटाई की होगी। जैसे मैंने बाइक का एग्जांपल अपने पिछले सेशन में दिया, तो अगर आप बाइक लेकर के जा रहे हैं, बगैर हेलमेट के जा रहे हैं, तो किसी बिजली के खंभे से कोई लड़का अगर टकराया हो, एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई हो, तो आप उसको बता सकते हैं कि अगर आप इस तरह के टेंडेंसीज को रखेंगे, कल को आपके साथ भी ये चीज हो सकता है। तो इस तरह के काउंसलिंग देने से इसके ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है। इसके बाद लास्ट में है गाइडेंस एंड काउंसलिंग ऑफ एडोलेसेंस। तो गाइडेंस और काउंसलिंग एक पेपर के रूप में भी आपको पढ़ने के लिए मिलता है, निर्देशन और परामर्श के रूप में आपने इसको पढ़ा होगा हिंदी वालों ने, इंग्लिश में गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये विशुद्ध रूप से मनोविज्ञान का एक सब्जेक्ट है, वहां पर ये अलग एक कोर्स के रूप में भी मौजूद है। अब बहुत सारे स्कूल में इन लोगों की भर्ती भी होने लगी है, काउंसलर के तौर पे अब रिक्रूट होते हैं लोग, बहाल होते हैं। इनका काम होता है लगभग प्रत्येक प्रकार की परिस्थिति में बच्चों को अपना गाइडेंस, अपना निर्देशन देना, और इसके साथ साथ लगातार उस क्षेत्र में जहां पर ये विकास कर रहे हैं, जिस एरिया में ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उस एरिया में जो भी बाधाएं इनके सामने आ रही हैं, उन बाधाओं से बचने के लिए कौन कौन से इनको सुझाव दिए जा सकते हैं, ये काम इन्हीं लोगों का होता है। ठीक है, तो गाइडेंस और काउंसलिंग को आप कई लेवल पर यूज भी कर सकते हैं। जैसे इसका सबसे बड़ा यूज हो सकता है व्यवसायिक शिक्षा की बात जब जब हो रही है, तो जब वो किसी व्यवसाय का चयन करना चाह रहा है, तो तमाम तरह की समस्याएं उसके सामने आएंगी। उसको लगेगा कि हम कैसे इसकी शुरुआत करें, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा, इसके बेसिक्स क्या है। तो आप एक प्रॉपर गाइडेंस की व्यवस्था कर सकते हैं, वहां पर आप उसको बताएंगे, साथ ही साथ उसकी काउंसलिंग करेंगे कि ठीक है, अगर आपने चयन कर लिया है कि इसी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है, तो आपको ये सारी समस्याएं आ सकती हैं। पहले अपने रिसोर्स को आप एक जगह जमा कीजिए, ठीक है, कलेक्ट कीजिए, इसके बाद इसके ऊपर आगे की प्लानिंग होगी। फिर प्लानिंग के दौर में भी आप उसकी काउंसलिंग करेंगे धीरे धीरे। तो ये बहुत बहुत सारे तरीके हैं गाइडेंस और काउंसलिंग को प्रोवाइड करने के। आपको चुनना होगा कि आपका स्टूडेंट किस लेवल का है और कौन सा मेथड उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ठीक है, तो किशोरावस्था में शिक्षा की व्यवस्था करते समय हमें इन्हीं बातों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है।